वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज फाइनली ये डिजिटल बोर्ड अपना आ चुका है और आज हम डिजिटल बोर्ड पर पहली क्लास लेने जा रहे हैं। और आपको बता दूं, अब विधिवत तरीके से तैयारी होने वाली है और खुशी का मेरे तो ठिकाना है ही नहीं और आपके खुशी का भी ठिकाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी क्लास डिजिटल बोर्ड पर होने वाली है। अब मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया है फाइनली, ये अपने रूम में लगवा भी लिया है, बस थोड़ी सी सेटिंग वगैरह और बाकी है, जल्द ही वो भी मैं कंप्लीट करवा लूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी कुछ सेटिंग से पहले ही मैं क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा एक प्रकार से अंदर है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं डिजिटल बोर्ड पर एक प्रकार से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ फाइनली। और क्या है भाई, ये आपका, आपको बता दूँ कि ये आपका क्या है भाई, एक मिनट देखेंगे, ये आपका खास करके कार्यालय हिंदी का और कंप्यूटर, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर जो है ये आपके सेकंड सेमेस्टर में बीए के आपको पढ़ना पड़ता है। जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको इसको पढ़ना पड़ता है। अब आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर है आपका किसका, ये है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। अभी अभी ये हुआ है पेपर, ठीक है, यानी कि अभी एक दिन पहले का ये पेपर है। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर आपको बीए सेकंड सेमेस्टर में हिंदी के अंतर्गत पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टॉप 75 क्वेश्चंस होंगे इसमें, यानी मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसको मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा, यानी कि एक प्रकार से ये आंसर की है, ठीक है। और बाकी विश्वविद्यालयों जैसे कि डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गई, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गई, या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे कानपुर विश्वविद्यालय यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, तो इन सभी की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होने वाली है। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर, ठीक है। देखिए 2023 और 24 का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये 24 का पेपर, 2023-24 सेशन है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, यानी अभी अभी ये पेपर हुआ है एक दिन पहले, ठीक है। अब आइए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं डिजिटल बोर्ड चला भी कम पाता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम एक वीडियो में जरूर लग जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 2023-24 सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ा सा और आगे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ एक चीज़ और आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा पढ़वा दूँ। प्रश्न पुस्तिका में 75 प्रश्न है, परीक्षार्थी को केवल 65 प्रश्न एक प्रकार से उस 65 प्रश्नों की ही उत्तर आपको देना है OMR अपनी सीट पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी अगर आप 65 से ज़्यादा आंसर कर देते हैं तो जो शुरुआत से लेकर के यानी प्रथम 65 उत्तरों को ही एक प्रकार से मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी कि जितने भी अंक, यानी कि आपके 65 क्वेश्चन आपको करने हैं किसमें से, 75 में से, यानी कि कितने प्रश्न आपको नहीं करने हैं, 10 प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं करने हैं, ये बात आप ध्यान रखें। कितने प्रश्न नहीं करने भैया, 10 प्रश्न आपको नहीं करने, क्लियर, यानी 65 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो 10 प्रश्न आपको छोड़ देने जो कठिन आपको लग रहे हो, ठीक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चले। तो अब हम फाइनली प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और हम इसी के साथ ही साथ और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ चले। पहला प्रश्न यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे पहला प्रश्न। सॉरी, एक मिनट, बिल्कुल चले, क्लियर, हाँ चलिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की इनपुट इकाई नहीं है। इनपुट इकाई और आउटपुट इकाई दो प्रकार की इकाई होती है कंप्यूटर में बेसिकली, ठीक है। तो इनपुट इकाई की अगर बात की जाए तो इनमें से देखिए स्कैनर ये लिखा हुआ है, स्कैनर की अगर बात की तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये तीनों इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है ये एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है, यानी प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। इसी के साथ ही साथ हम बगल में यानी चौथा प्रश्न भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि फिर दौर मतलब कि दोबारा से फिर से आना पड़ेगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं साथ साथ चर्चा कर रहा हूँ। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, टिप्पण के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। टिप्पण के लिए अंग्रेजी में नोटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका भाई, नोटिंग शब्द का। तो जिन्होंने आपका नोटिंग लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा प्रश्न देखेंगे सभी लोग। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने वाली
हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। ये परिभाषा एक प्रकार से किसने दी है? प्रयोजन मूलक हिंदी की। प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा को देते हुए निम्न में से किन विद्वान ने कहा कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। इसको कहा था मोटूरी सत्यनारायण ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही देखिए, ये जो टिक लगा हुआ है ये एक प्रकार से स्टूडेंट ने लगाया हुआ है। ये मेरा एक उसने पेपर भेजा है तो वो अपने हिसाब से लगाया होगा। मैं आपको सही करेक्ट आंसर लाल कलम से इधर से बताऊंगा तो आप इसको सही मानिएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न आप इसी साथ साथ देख लेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या का आधार है? बाइनरी संख्या की अगर बात की जाए, देखिए बाइनरी में दो संख्याएं बेसिकली होती हैं, दो ही संख्या होती है। कौन कौन सी? पहली होती है 1 और दूसरी होती है 0, ठीक है। 1 और 0। आपने कभी कभी आपने देखा होगा जो ऑन और ऑफ का बटन होता है, कभी आपने अगर गौर किया होगा तो ये ऑन और ऑफ का जो बटन होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 लिखा होता है और ये 0 एक प्रकार से 0 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसे करके ऐसे लिखा होता है, ये ऐसे, या फिर ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर केवल ऐसे डंडी, बस इतना होता है। ये वाला आप ये वाला करेक्ट करिए, ठीक है, ये वाला। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट के लिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 0 है, ठीक है, ये 0 है और ये 1 का दो तक है। यानी कि 0 और 1 ये बाइनरी कोडिंग में एक प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, बाइनरी संख्याएं, यानी दो संख्याएं एक प्रकार से होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले भाई आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और तीसरे के साथ साथ हम छठे प्रश्न को भी देखेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा प्रश्न है, जो अधिक व्यय करता हो उसके लिए शब्द है। जो अधिक व्यय करता हो, देखिए मितव्ययी वो होता है जो कम खर्चीला। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? कम खर्चीला, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। थोड़ा सा हमारा चेहरा काला आ रहा होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा, अभी सेटिंग वगैरह मुझे पूरी तरीके से आ नहीं रही है, ठीक है, तो जल्द ही मैं उसको व्यवस्था कर लूंगा। देखिए मितव्ययी की अगर बात, मितव्ययी मतलब कम खर्चीला, ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। अपव्ययी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपव्ययी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। जो अधिक व्यय करता हो उसको क्या बोलते हैं? अपव्ययी बोलते हैं। वही छठवां प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। सीपीयू का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर देखेंगे। राजभाषा आयोग के गठन का जो एक प्रकार से प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में संविधान के किया गया है? बताएं, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के 344 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। अच्छा, 343 अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है। 343 अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक भारतीय भाषाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की अगर बात की तो भाग 17, भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 17 है मेरे भैया, इसमें एक प्रकार से 343 से लेकर के 351 नंबर अनुच्छेद है और ये किससे संबंधित है? भारतीय भाषाओं से रिलेटेड है। किससे है? भारतीय भाषाओं से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, किससे रिलेटेड है? भारतीय भाषाओं से। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 344 में कहा गया कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और राजभाषा आयोग के गठन की अगर बात की जाए तो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया है 7 जून 1955 को किया गया। कब किया गया है? 7 जून 1955, ठीक है, 7 जून 1955, ये डेट ध्यान रखिएगा, ये राजभाषा आयोग का गठन किया गया। क्लियर, तो ये प्रश्न इधर हो गया। साथ ही साथ 10वां प्रश्न आप देख लेंगे, प्रारूपण शब्द, ठीक है। चलिए, प्रारूपण शब्द को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, प्रारूप को अंग्रेजी में ड्राफ्ट बोलते हैं और प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चले प्रश्न 8वां नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे 8वां क्वेश्चन है। प्रश्न है, किस विद्वान ने कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी भाषा कहा है? देखिए इसमें एक प्रकार से इसका शायद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदेव बाहरी। इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे शंका है, लेकिन करेक्ट आंसर जहाँ तक है मुझे 90% हरदेव बाहरी करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। बाकी अगला प्रश्न देखें 11 नंबर, याहू मेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई?
याहू मेल सेवा की अगर बात की जाए तो ये प्रारंभ की गई थी कब भैया? 8 अक्टूबर 1997 को। 8 अक्टूबर 1997, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 8 अक्टूबर, ठीक है। 8 अक्टूबर 1997 को याहू मेल सेवा प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ा जाए, चले। अच्छा लग रहा है बोर्ड पर पढ़ते हुए, और भी चीज़ों को मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर करूँगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चले अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर। बताएं, एक्रोडिंग ये शब्द हिंदी का एक प्रकार से, मतलब हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंगली एक प्रकार से शब्द है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे भाई? 9वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है तदनुसार। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तदनुसार, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? तदनुसार होगा। सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सोशल मीडिया के क्षेत्र में इंस्टाग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। दिख रहा है ना? बिल्कुल, चलें। सोशल मीडिया के क्षेत्र में इंस्टाग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई भैया? तो इंस्टाग्राम की जो शुरुआत हुई है सोशल मीडिया के क्षेत्र में, वो कब हुई है? बिल्कुल वो हुई है 6 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। 2010 डेट है आपकी 6 OCT यानी कि 6 अक्टूबर। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गूगल सर्च इंजन की शुरुआत किस देश में हुई है? बताएं। तो गूगल सर्च इंजन की शुरुआत हुई है भाई, वो किस देश में हुई है? वो हुई है अमेरिका में। कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई है। क्लियर, ठीक है। लैरी पेज और सार्गेई ब्रिन महोदय ने एक प्रकार से, ये दोनों लोग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में PhD कर रहे थे, और उसी दौरान 1996 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक प्रकार से गूगल सर्च इंजन की शुरुआत करी थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 16 नंबर, मैं नहीं आ पाऊंगा वाक्य में कौन सा एक प्रकार से वाक्य है? बताएं, मतलब कौन सा अर्थ के अकॉर्डिंग वाक्य है? कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक या एक प्रकार से निषेधार्थक या मतलब कि विधानार्थक या फिर इच्छावाचक? तो इसमें मैं नहीं आ पाऊंगा, इसमें इच्छावाचक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा आप देखेंगे इधर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? देखिए 14 नंबर, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? संधियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भैया? संधि होती है एक तो स्वर संधि होती है, पहली संधि होती है आपकी स्वर संधि, ठीक है। दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि होती है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्लियर, यानी 3 संधियां होती हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। हाँ, बताएं, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसको बोलते हैं? फटाफट से आप बताएंगे, इंटरनेट का जनक किसको बोलते हैं? 70वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका बी ऑप्शन, टिम बर्नर्स ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, चले 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 नंबर प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, टिप्पणी कार्य खत्म होने के पश्चात उसके आधार पर प्रश्नोत्तर का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह आलेखन होता है। ये परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को किसने दी है? ये एक प्रकार से इसको आप थोड़ा संदेह में रखेंगे 18वें को। इस प्रश्न को आप छोड़ दें 1 मिनट के लिए, इसको मैं बाद में देखूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले, उन्नीसवां प्रश्न, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा की अगर बात, तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह तिरंगा, जहां पर भी 3 यानी कि संख्याओं की बात है 3, 2 इस तरीके की, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है आपका, भानुफल का क्या अर्थ होता है? भानुफल का एक प्रकार से पर्यायवाची, केले का पर्यायवाची होता है भानुफल। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अच्छा ये 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें भैया? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन डी में दिया होगा देवनागरी, तो एक बात ठीक हो जाएगी।
अच्छा, जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, मृत्यु की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा। क्या होती है? जीने की इच्छा। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर आपका तैयार करवा दिया मैंने, तो क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, चले। यानी कि इसका आपका 20 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीने की इच्छा, यानी सी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर का आपका इसमें देवनागरी लिपि डी ऑप्शन, ठीक है। चले आगे देख लीजिएगा यहीं पर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप देखेंगे भैया। 21 नंबर प्रश्न है, रसना शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? रसना, रसना शब्द की अगर बात की बताएं, रसना शब्द की अगर बात की है, 21 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रसना शब्द की अगर बात की है तो ये जीभ का पर्यायवाची है रसना। किसका है भैया? जीभ का पर्यायवाची है रसना। इसके अलावा अगला प्रश्न 24 नंबर, व्यष्टि का विलोम है। व्यष्टि माने होता है व्यापक। व्यष्टि माने क्या होता है? व्यापक। व्यापक माने बड़ा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्यष्टि को क्या? माइक्रो। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है व्यष्टि का मतलब। समष्टि का मतलब क्या होता है? सॉरी, हाँ, व्यष्टि एक प्रकार से, व्यष्टि माने एक प्रकार से क्या होता है? व्यष्टि मतलब एक प्रकार से छोटा। ठीक है, एक मिनट। व्यष्टि एक प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से छोटा। इसको हटा दें एक मिनट के लिए, अब एक मिनट चले, तो इसको हटा दें। ये व्यष्टि का एक प्रकार समष्टि होता है। ठीक है, फुल फॉर्म समष्टि माने पूरा, संपूर्ण को समाहित करते हुए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दो ध्वनियों के मेल से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? दो ध्वनियों के मेल से बनने वाले एक प्रकार से उसको शब्द, मतलब शब्द को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, आपसे पूछा गया 26 नंबर देख लेंगे। कमाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएं, कमाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 26 का कमाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है भैया? कमाई शब्द में आपका आई प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है ये बाद में लगता है, यानी कि कम धन आई, कम धन आई, आई मिलकर के क्या बना है? कमाई बना है, यानी कि आई जो है ये प्रत्यय लगा है। उपसर्ग जो होता है हिंदी में, उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है। ठीक है, जैसे कि आ, अन, ये सब उपसर्ग होते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। 29 नंबर प्रश्न है, कुल शब्द का प्रयोग किस एक प्रकार से अर्थ में किया जाता है? कुल शब्द का प्रयोग देखिए, नकुल में नहीं, कुलिया में नहीं, वंश। कुल शब्द का प्रयोग वंश के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न 30 नंबर, पार्थ किसका पर्यायवाची शब्द है? पार्थ जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण भगवान बोलते नहीं थे हे पार्थ, ऐसे कई प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ऐसी बात नहीं। अभी मैं थोड़ा सा सेटिंग वोटिंग कम जानता हूँ। ठीक है, बाकी मैं अभी व्यवस्थित करूँगा इसको मैं। ठीक है, एक आध दो दिनों में सीख लूँगा। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। घट शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? किसके लिए नहीं होता है, यहाँ पर फोकस करेंगे। किसके लिए नहीं होता है प्रश्न पूछा गया था। घड़े के लिए प्रयोग होता है घट का, हृदय के लिए भी प्रयोग होता है घट का। ठीक है, पर्यायवाची शरीर के लिए भी होता है, मदिरा के लिए नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा इसका। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उद्घाटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उद्घाटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है भैया? उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब होता है उत धन घाटन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, उपसर्ग आगे लगता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका 32 नंबर, पंचतत्व। पंचतत्व में कौन सा समास है? प्रश्न बढ़िया है। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। पंचतत्व में कौन सा होगा? द्विगु समास। ठीक है, जहां पर भी संख्या की बात आएगी वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये ऑप्शन में मिल जाएगा तो लगा दीजिएगा। क्लियर। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ या समग्र। ठीक है, सर्वज्ञ या अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? सर्वज्ञ या बहुज्ञ, सर्वज्ञ या बहुज्ञ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चले आगे देखते हैं, तो इसमें आपका ये सर्वज्ञ दिया हुआ डी ऑप्शन में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका यहाँ पर पंचतत्व में द्विगु समास का एक टिक लगा हुआ, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है 32 का। आगे देख लीजिएगा 33 नंबर प्रश्न। ठीक है, चले 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संक्षेपण का तात्पर्य क्या? संक्षेपण का मतलब होता है किसी एक प्रकार से अवतरण को बहुत ही कम शब्दों में लिखना। मैंने आपको बताया भी था,
संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पूर्व में दिए गए पत्र को का स्मरण दिलाने के लिए जो भेजा गया पत्र होता है उसको अनुस्मारक पत्र बोलते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न 34 नंबर देखेंगे, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति के लिए पत्र लिखते हैं, जिस व्यक्ति को पत्र लिखते हैं उसको प्रेषित बोलते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न है 35 नंबर, संक्षेपण में कौन सी शैली अपनाई जाती है? संक्षेपण में समास शैली अपनाई जाती है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? बताएं, प्रयोजन से क्या तात्पर्य भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रयोजन से क्या तात्पर्य भाई? प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है? 39 समझ लीजिए इसी साथ में। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, गिनती करना। ठीक है, कंप्यूट शब्द से ही बना हुआ है कंप्यूटर। पहले तो कंप्यूट का मतलब क्या होता था? गणना करना। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। चले, गणना करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले, यहाँ पर देख ही ले, तो कंप्यूट शब्द का क्या होगा? गणना करना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन से मूल अवतरण को केंद्रीय भाव पता चलता है। मूल अवतरण का केंद्रीय भाव पता चलता है किसमें? संक्षेपण में, प्रारूपण में, पल्लवन में, इनमें से कोई नहीं। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बताएं 36 का, बहुत बढ़िया। संक्षेपण में क्या होता है? मूल अवतरण का केंद्रीय भाव पता चलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। मुझे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको क्या बताऊं, डिजिटल बोर्ड में पढ़ा करके मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। अब जब और आपको बेहतर तरीके से मुझे नॉलेज हो जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ों के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आपको कम दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। यहाँ पर आप बताएं ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है भाई? मुझे भी नहीं दिख रहा है। चले, देखिए ये लिखा हुआ लैपटॉप का विकास किसने किया था? एक मिनट, लैपटॉप का एक प्रकार से विकास किसने किया? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा एहम जो है एक प्रकार से आसबर्न, इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न क्या स्क्रीन पर आपको दिया गया है? इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है बताएं, मतलब कौन सा कार्यालयी एक प्रकार से पत्र नहीं है? इनमें से कार्यालयी पत्र इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, संपादक के नाम पत्र ये कार्यालयी पत्र होता है, अनुस्मारक भी सरकारी होता है, परिपत्र भी सरकारी पत्र होता है, कार्यालयी पत्र होता है। संकल्प पत्र जो है कार्यालयी पत्र नहीं होता, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेपर में जब कोई बच्चा भेजता तो हो सकता है एक आध दो प्रश्न सही से नहीं आते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, अर्धचालक बताएं, अर्धचालक स्मृति कहा जाता है। अर्धचालक स्मृति द्वितीयक स्मृति को कहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, किसी पत्र का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? किसी पत्र का मसौदा तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चले भाई, कंप्यूटर का गुण है, कंप्यूटर का गुण है बताएं, व्यक्तिनिष्ठ भाव मतलब भावात्मकता या व्यक्तिनिष्ठता या आलस्य या पूर्ण शुद्धता। कंप्यूटर का गुण होता है इनमें से पूर्ण शुद्धता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण कब अस्तित्व में आया? ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण कब अस्तित्व में आया भैया? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 8 जून। क्लियर, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आला मारा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अच्छा बताएं, राजेंद्र यादव ने किस पत्रिका का संपादन किया? 47 देख लीजिए, हंस पत्रिका का संपादन राजेंद्र यादव ने किया है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। 49 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है क्या 1957 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है भाई? 1957 में भारत सरकार ने रेडियो प्रसारण का एक प्रकार से नाम क्या रखा? तो 1957 में भारत सरकार ने रेडियो प्रसारण का नाम बदल करके क्या कर दिया? आकाशवाणी कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया भैया? आकाशवाणी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर,
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले प्रश्न है ब्लॉग क्या है? ब्लॉग सूचनात्मक वेबसाइट है। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? भारत में रेडियो का जो पहला प्रसारण प्रारंभ हुआ था उसकी अगर बात की है तो ये कब प्रारंभ हुआ था भैया? वो प्रारंभ हुआ था अभी बीच में, मतलब कि ऑप्शन नंबर मैं रखा हूँ इसमें, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ इसको। चले भारत में रेडियो का पहला मतलब प्रसारण कब हुआ था? पहला प्रसारण हुआ था कब भैया? फटाफट से बताएं। 1927 23 जुलाई 1927 को विधिवत रूप से हुआ था। वैसे 1920 के दशक में प्रसारण शुरू हो गया था, लेकिन जो विधिवत प्रसारण हुआ था ये एक प्रकार से 23 जुलाई 1927 को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, फेसबुक का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को बताओ, मार्क जुकरबर्ग और एडवर्ड सेवरिन ने। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 52 नंबर प्रश्न है, वह पुस्तकालय जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अध्ययन सामग्री रहती है, ई पुस्तकालय बोलते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे, अच्छा शोध का उद्देश्य क्या होता है? 53 नंबर, नवीन तथ्यों की खोज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसी भी, अच्छा आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। किसी भी भाषा को तीव्र गति से संक्षिप्त लेखन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, यानी इसी को, शॉर्ट हैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड को आशुलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशुलिपि बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड को आशुलिपि बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस वेबसाइट पर शोध प्रबंध उपलब्ध होते हैं? किस वेबसाइट पर शोध प्रबंध उपलब्ध होते हैं? तो वेबसाइट का नाम है शोध गंगा। लिख लीजिएगा, क्या नाम है? शोध गंगा। ठीक है, शोध गंगा। ओके, क्लियर। चले एक मिनट, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे सभी लोग, 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 54 नंबर, शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, बताएं फटाफट से। सामग्री संकलन, रूपरेखा निर्माण, प्रतिवेदन या विषय का चयन। शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है किसी भी समस्या, किसी भी विषय का चयन करना। जिस विषय पर आपको शोध करना उसका चयन करना। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न, हिंदी ब्लॉग को शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी ब्लॉग की शुरुआत करने का श्रेय जो हो जाता है आलोक कुमार जी को जाता है। ठीक है, आलोक कुमार को जाता है इसका शुरू करने का श्रेय। और आलोक कुमार जी ने 9/2/11 एक प्रकार से पहली पोस्ट भी डाली थी। ठीक है, आलोक कुमार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है। देखिए 58 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? यांत्रिक कैलकुलेटर किसने बनाया था सबसे पहले? ब्लेज पास्कल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1642 में इन्होंने किया था। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, पृष्ठांकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पृष्ठांकन को अंग्रेजी में बोलते हैं ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोर्समेंट। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एजेंट शब्द का हिंदी पर्याय। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का, बिल्कुल। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अवतरण को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवतरण, किसी भी अवतरण को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया संक्षेपण कहलाती है। और उसी अवतरण को एक प्रकार से या किसी सूक्ति को विस्तार से लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं पल्लवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा, 60 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्यालयी पत्र का मतलब कि कौन सा कार्यालयी पत्र संबंध कार्यालयों को एक समय मतलब एक साथ भेजा जाता है? बताएं। 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक साथ भेजा जा सकता है। बिल्कुल, परिपत्र जो होता है, सर्कुलर जो होता है, ये कार्यालयी पत्र संबंध कार्यालयों को एक साथ भेजा जा सकता है। स्वयं पोर्टल भारत सरकार की किस मंत्रालय के सहयोग से निर्मित किया गया एक प्रकार से है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 64 नंबर प्रश्न है, व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष की गई? बताएं, व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष की गई? 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप की स्थापना, बिल्कुल
24 फरवरी को की गई थी, 24 फरवरी 2009, ठीक है, 24 फरवरी 2009। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर, ठीक है, 2009 24 फरवरी। WWW का मतलब WW 3W का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 65 का। 67 का प्रश्न है, प्रारूपण की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बताएं। शुद्धता, देखिए शुद्धता प्रारूपण में पूर्ण रूप से नहीं होती है, पूर्णता होती है, संक्षिप्तता भी होती है, समृद्धता भी होती है। शुद्धता पूर्ण रूप से इसमें नहीं होती, उसमें बाद में फिर इसको क्लियर करते हैं, क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। अच्छा ये प्रश्न भी पूछ लिया गया, चलें इसको भी देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल 68 नंबर, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के लिए हिंदी शब्द है, तो इसका ऑप्शन में दिया है, क्लियर। चले ये देखें, महान्यायवादी दिया है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रतिवेदन के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? प्रतिवेदन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? रिपोर्ट शब्द का। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर का, बिल्कुल 66 नंबर का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 66 नंबर का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिपोर्ट। आगे देखेंगे 69 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है इनमें से? देखिए अनुस्मारक कार्यालयी पत्र है, अधिसूचना ये भी कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आती है, और इसके अलावा अगर बात की जाए कार्यालय ज्ञापन की तो ये भी आता है, ठीक है। विज्ञापन नहीं आता तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखेंगे, आगे देखें। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 75 प्रश्न में थोड़ा सा और बचा हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था भैया? 70 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1931, ठीक है, 14 मार्च को ये पुस्तक मतलब कि ये फिल्म चलाई गई थी। कहाँ पर चलाई गई थी? मुंबई का एक शॉपिंग मॉल है, वहीं पर चलाई गई थी, ठीक है। मुंबई का एक शॉपिंग मॉल है, मुंबई का कौन सा शॉपिंग मॉल है भैया? मैजेस्टिक सिनेमा, ठीक है, मैजेस्टिक सिनेमा में ये चलाई गई थी 14 मार्च को 1931, ठीक है, क्लियर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न है, टिप्पण की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है? टिप्पण की विशेषताओं में देखिए क्रमबद्धता शामिल है, स्पष्टता भी शामिल है, तटस्थता भी शामिल है, ठीक है। ये आपका ये डी वाला ऑप्शन नहीं शामिल है, स्निग्धता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फेसबुक सेवा कब से प्रारंभ हुई है? फेसबुक सेवा कब से प्रारंभ हुई भाई? बताइए। 71 करेक्ट आंसर के फेसबुक सेवा 4 फरवरी, बिल्कुल 4 फरवरी 2004, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 दिसंबर 1960, 21 दिसंबर 1960, सी ऑप्शन 1961 दिया है, 21 दिसंबर को हुई थी 1960 में, ठीक है। आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1961, अगर 60 ऑप्शन मैंने दी, 61 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न और लास्ट ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलें, प्रश्न है 72 नंबर, संक्षेपण अवतरण का मूल होना चाहिए। संक्षेपण अवतरण का कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, बिल्कुल सी ऑप्शन, मैंने कई बार इसको बताया है। अगला क्वेश्चन से 75 नंबर, बताएं गजट शब्द हिंदी अनुवाद है, गजट शब्द का हिंदी अनुवाद है। गजट का मतलब क्या होता है? राजपत्र, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, तो निश्चित तौर पर आपकी समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। और कैसा लगा ये वीडियो और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते हुए आपको कैसा लग रहा है? बाकी और मैं थोड़ा सा व्यवस्था कर रहा हूँ, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लूँ, उसके बाद में और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई होगी। ये बात आप अभी थोड़ा सा मेरा चेहरा काला आ रहा होगा क्योंकि मैंने लाइटिंग वगैरह सही तरीके से अभी मैं सेट नहीं कर पाया हूँ। बस 2-3-4 दिनों में मैं व्यवस्थित कर लूँगा सारी व्यवस्था को, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी, ठीक है, तो आपके समझ में आया हुआ होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी प्रश्नों को आप लोग डाउनलोड मतलब कि जो है रट डालिएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी परीक्षा में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर के सभी विश्वविद्यालय, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर बीए के सेकंड सेमेस्टर में एक प्रकार से ये आपका कोर्स शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कैसा लगा इस तरीके से पढ़ना और कैसा लगा आपको ये जान करके कि मैंने जो एक प्रकार से डिजिटल बोर्ड ले लिया है, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है।
कमेंट करके आप सभी लोग बताएं कि डिजिटल बोर्ड लेकर के आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।